गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऑडिबल होना ठीक से? यस। और बताओ क्या हो रहा है? हाउ इज लाइफ? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? गुड सर। अच्छा साकेत, तुम क्या बोल रहे थे? तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री में क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या इशू है? पेपर चल रहे हैं वो तो अच्छी बात है। सर मैथ्स का ही है अगला। हैं? अगला मैथ्स का ही है। कब है? 2 दिन बाद। मैथ्स में क्या क्या आ रहा है? एक सेट्स आ रहा है, हम्म। एक रेशनल फंक्शन, एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर आ रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके चलो फिर हम लोग आज जो है सबसे पहले तो पॉइंट एंड कार्डियन सिस्टम में जो हम लोग कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूला क्या है ये देखा था, और डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या बताया था कि दिस इज द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ विच वी डिटरमिन द अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ सम कर्व, चाहे वो सर्कल हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, या साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, किसी भी तरह के कर्व का अलजेब्राइक फार्मूला, अलजेब्राइक इक्वेशन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना, किसी शेप को अलजेब्राइक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो वर्क है वो डिस्टेंस फार्मूला अप टू सम एक्सटेंट करता है, अलॉन्ग विद सम अदर प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन है कि डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के शेप्स, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उनका उनका शेप, उनका साइज, उनका एरिया, उनका पेरीमीटर और उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातों को, बहुत सारे मेजरमेंट्स को हम जज कर सकते हैं और उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा एप्लीकेशन है कि अगर 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स गिवन हैं तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं या दे आर नॉट कोलिनियर, ये हम डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिनियरिटी, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें, एक पॉइंट की कोलिनियरिटी का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से तो लाइन हमेशा ड्रॉ हो सकती है। अच्छा, और कितनी लाइन एक पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है? हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन, राइट। 2 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है? एक। 2 पॉइंट से यूनिक लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि अगर एक पॉइंट ये दिया आपने, एक पॉइंट ये दिया, तो आप फर्स्ट पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ से मैं एक लाइन लूँ तो ये लाइन कहीं पर भी ऐसे रोटेट हो सकती है, बट एक यूनिक सिचुएशन होगी जब वो यहाँ से भी पास करेगी। तो 2 पॉइंट से यूनिक लाइन या सिंगल लाइन ड्रॉ होती है, ए एंड बी अगर 2 पॉइंट है। बट अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो हो सकता है कि वो तीसरा पॉइंट इसी लाइन पर हो, तब एक लाइन ड्रॉ होगी तो इसको कोलिनियर बोलते हैं, एबीसी कोलिनियर। और अगर तीसरा पॉइंट इससे बाहर कहीं है तो एबीसी आर नॉट कोलिनियर, दे विल कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी और या तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, जब तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो हाउ डू वी डिटरमिन वेदर द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल? वो कैसे डिटरमिन करते हैं? तो आप लिखेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी of 3 points, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, सपोज वी आर गिवन 3 पॉइंट, सो 3 पॉइंट से हम 2-2 पॉइंट के 3 पेयर बना सकते हैं, 3C2, 3 में से 2-2 के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, लाइक AB, AC एंड BC। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट ABC, फाइंड द डिस्टेंसेस AB, BC एंड CA। सर ये वैसे भी कर सकते थे ना, जैसे 3 पॉइंट्स से, मतलब एरिया जो ट्राइंगल का होता था। डोंट गो इनटू दैट बेटा, अभी आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एरिया। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री का जो, ऐसे मान लो आप पहले से जो जानते हो उसको भी स्वाइप अप करो, उसको डिलीट मार दो। ज्योमेट्री आप बिल्कुल एकदम स्टार्ट कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने पहले पॉइंट का नोशन बताया, पॉइंट का प्लॉटिंग बताई, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम कुछ नहीं जानते, वी आर बिल्डिंग अप एवरीथिंग, राइट। सो अभी मान लो हमें और कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही पता है। तो डिस्टेंस फार्मूले से एरिया, डिस्टेंस फार्मूले से कोलिनियरिटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 डिस्टेंसेस AB, BC, CA फाइंड करनी पड़ेंगी।
अब ये 3 डिस्टेंसेस के साथ क्या क्या हो सकता है, अब जरा ध्यान से देखो। बेसिकली क्या होगा कि मान लो ये ऐसा है और तीसरा पॉइंट सपोज करो यहाँ है, तो यू हैव गॉट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ए बी सी डिस्टेंस दिख रही है, ए बी बी सी सी, ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. This is A and this is B and this is C. So I would say that if A is a point and C is a final initial point and C is the final point, and you have to travel from A to C, then the shortest distance is AC, right? AC is the minimum distance from A to C in 3-dimensional space. तो अगर मैं AB और BC ये दोनों डिस्टेंसेस का सम करता हूं, तो AB एडेड बाय BC ये क्या होगा? ये ऑब्वियसली AC से बड़ा होगा, बड़ा होगा। And one more thing, what will happen if you just try to take the point B towards this baseline AC, अगर B को baseline AC की तरफ शिफ्ट करो ग्रेजुअली, देन क्या होगा? जैसे B यहाँ ले आओ, या B को यहाँ प्लेस करो, या B को यहाँ प्लेस करो, और B को यहाँ प्लेस करो, और उस केस में इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, इस इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करो, तो AB और BC का जो सम है अब छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। Yes, sir. एंड जैसे जैसे B गेट्स नियरर टू द बेस AC, AB और BC का सम जो है वो गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू AC। एग्रीड? तो मैंने Yes. बोला कि although AB plus BC is greater than AC because AC is the shortest distance between A and C, but you know that as B is closer and closer to AC, then they become almost close to each other. तो यहाँ इक्वालिटी भी लगा सकता हूं मैं। कब? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी? ये डिस्कशन हमारी पहले हो चुकी है। इक्वालिटी विल होल्ड कब? इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ जब B कहाँ आ जाए? AC. AC लाइन पर आ जाए। If and only if A, B and C are collinear and B lies on line segment AC, A और C के मिडल में कहीं, मिडल में मतलब A और C के बीच में कहीं B होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली इन द मिड, इट कैन बी एनीवेयर। B यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है B, बट AC लाइन सेगमेंट पर होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से एक दूसरी पॉसिबिलिटी पर थोड़ा गौर करो। क्या कि अगर मैं बोलूं कि इसी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं ना, दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो छोटी साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि अगर ऐसा हो, ऐसा कोलिनियरिटी की कंडीशन एक तो आपने निकाल ली, मान लो ये A है और ये C है और ये B है, तब क्या होगा? अभी भी तो ABC कोलिनियर है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? तो यहाँ पर है AB और AC का, AB और BC का डिफरेंस AC के इक्वल है। AB माइनस BC इज इक्वल टू AC। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली होता है AB माइनस BC, दो साइड का डिफरेंस तीसरी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। जैसे अगर B यहां होने के बजाय अगर यहां हो जाए, यहां B हो जाए, ऐसा यहां B हो जाए, ये जगह पर B हो जाए, अब क्या होगा? अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलेगी इस केस के लिए? इस केस के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलेगी कि ये AB है और ये BC है, तो बिकॉज AC और BC का सम AB से बड़ा होगा, दिख रहा है कि नहीं? दो छोटी का सम तीसरी से बड़ा होगा, तो आई वुड से दैट AC प्लस BC इस एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन AB and therefore greater than equal to, therefore I would say that AB minus BC, इसको इधर ले जाओ, क्या आ रहा है? AB minus BC is less than equal to AC। ये बात जस्टिफाई हुई कि नहीं ये वाली? और इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी होगी जैसे जैसे ये इधर क्लोजर होता जाएगा, क्लोजर होता जाएगा, क्लोजर होता जाएगा।
और जब ये यहाँ कोइंसाइड कर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। मतलब दो बातें हैं, या तो दो साइड्स का सम, दो छोटी साइड्स का समेशन लॉन्गेस्ट साइड से के इक्वल हो जाए तब कोलिनियर होंगे, या जो दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड के इक्वल हो जाए तब कोलिनियर होंगे। तो ये आ गया कोलिनियरिटी की कंडीशन, समझ में आ गई। फॉर कोलिनियरिटी सम ऑफ, जल्दी बोलो, sum of any two side is equal to third side. Yes, sir. Sum oblique difference ऐसे लिखो, sum oblique difference of two sides of triangle is equal to third side. Then points ABC, triangle ABC की बात कर रहे हैं, then points A, B, C will be collinear. First case में the B point lies on the line segment AC. Second case में B point line on the line AC produce. AC line को जब produce करेंगे तो बाहर लाई करेगा, ये AC line है, इसके बाहर लाई करेगा, बट उसी लाइन पर लाई करेगा। तो कोलिनियरिटी तो इन एनी केस दोनों में बोली जाएगी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। फटाफट इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। summation or difference of any two side of the triangle become equal to third side, then the points are collinear. Otherwise they will construct a triangle. If they are not collinear, they will definitely construct a triangle और उसका कुछ न कुछ नॉन जीरो एरिया होगा। State whether the following set of points are collinear or not. A, B and C. Quick, जल्दी से बताओ। ये तीन सेटअप पॉइंट हैं, आपको बताना है वो कोलिनियर हैं या नहीं है। ऑब्जर्वेशन से आप फटाफट डिटरमिन करो। जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, ए पार्ट की बात करूं, आई वुड से दैट ए और बी पॉइंट में खासियत क्या है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए एंड बी? दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. कैसे पता चला कि हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है? क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट Why सेम, not? और इसी से ये भी पता चल रहा है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ये 4 है, और इन्हीं दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का जो मीन है, अरिथमेटिक मीन, वो 3 है, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है कि जो सी पॉइंट है, ये वाले मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट का फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा ना, 4 + 2/3, ये वाला पॉइंट 3,1 होगा। तो क्या ये कोलिनियर हो सकते हैं? तो बिना कैलकुलेशन के दिख रहा है कि दे आर नॉट कोलिनियर। कैसे मैंने बोला कि दे आर नॉट कोलिनियर? बिकॉज जो तीसरा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3,1 नहीं है। x कोऑर्डिनेट तो मैच कर रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट वो नहीं है। तो ये पॉइंट कहाँ होगा? इसी लाइन पर किधर होगा? अगर ये y कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 से √3 यूनिट ऊपर होगा, यहाँ कहीं होगा √3,1। और ये एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? ये तीनों पॉइंट ABC पॉइंट क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है और ये इक्वल है, इसलिए ये और ये भी इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हो सकता है इक्विलेटरल भी हो। ये हाइट कितनी है? ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताया नहीं आपने, क्या है? √3, क्या है? हाँ, बिल्कुल 3, √3 + 1 है। थोड़ा सा, हाँ जी, जस्ट अ मिनट, लिख दिया मैंने। x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज √3 + 1, और ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। तो ये लेंथ कितनी है? ये हाइट कितनी है? √3 है, ये √3 है। और ये डिस्टेंस, मान लो ये मिड पॉइंट m है, सपोज करो, ये डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट है। वेरी गुड। तो ये एंगल कितना हुआ?
ये √3 ये 1 है, 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री हो गया और आइसोसेलेस है तो ये एंगल भी बेटा क्या हो गया, 60 तब ये एंगल भी कितना हो गया, 60 तो कैसा है, दे आर फॉर्मिंग, यस दे आर फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। जबकि देखो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं किया, पूरी तरह हल्का फुल्का किया है, बट एकदम रिगरस इस्तेमाल डिस्टेंस फार्मूला का नहीं किया है। हल्का फुल्का क्या किया है, हल्का फुल्का ये किया है कि 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल है तो उनके बीच का डिस्टेंस होता है मॉड x2 - x1, 2 पॉइंट वर्टिकल है तो उनके बीच का डिस्टेंस होता है मॉड y2 - y। तो बहुत बेसिक बातें यूज करी है हमने, रिगरस डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज किया। अब अगर डिस्टेंस फार्मूला से जाते तो मैं क्या करता भाई, ए बी डिस्टेंस क्या है बोलो, ए बी आ जाएगा तुम्हारा मॉड x2 - x1 मॉड ऑफ 4 - 2 दैट इज 2। अच्छा जी, ए सी डिस्टेंस क्या है जी, तो ए सी निकालोगे तो आएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 1, एंड √3 + 1 में से 1 गया उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, इट इज इक्वल टू 2। एंड फिर BC डिस्टेंस निकालो बेटा, वो भी क्या आएगा, तो BC डिस्टेंस भी वही आएगा 3 - 4 का होल स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर इज 1 एंड प्लस √3 का होल स्क्वायर इज 3, तो ये भी आ गया 2। तो बिकॉज AB प्लस BC is equal to 4 which is greater than AC which is 2, so they are forming a triangle. ABC is triangle, forming a triangle, and because AB BC CA तीनों साइड की लेंथ इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही जरा बी और सी पार्ट जल्दी प्रेडिक्ट करो, क्विक, पार्ट बी एंड पार्ट सी। सर बी कोलिनियर, बी कोलिनियर है। बी कोलिनियर के लिए आपने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये कंपल्सन है। तो बी पार्ट के लिए आपने क्या किया, व्हाट यू डिड, मुझे पता है आपने क्या किया होगा वैसे। ऑब्जर्व किया था सर, हाँ क्या किया, ऑब्जर्व किया था सर बस, ऑब्जर्व, एक्स कोऑर्डिनेट 2 यूनिट से बढ़ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट 6 यूनिट से। नहीं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करके कैसे बोल दिया यार, सर मतलब इसको बना के देखा था, नहीं नहीं ऑब्जर्व करके। वो अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा दे दूंगा 3.7 एंड 2.9 एंड 15, 14 और फिर ऐसे दे दो 12.3 एंड 13.6, अब कैसे बना के देखोगे यार, ऐसे नहीं, मतलब आपको वो सब नहीं काम करना है, वो आप कैलकुलेट करके बताओ। रेशियो देख रहा था, हाँ समझ गया कि आप रेशियो मतलब है कि स्लोप देख रहे होंगे, नहीं देखना है। जब मैंने बोला कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करो तो क्योंकि अभी हमारा टास्क है डिस्टेंस पर स्किल जनरेट करना। हर फार्मूला, हर वेपन इंपॉर्टेंट होता है, और किसी एक वेपन को सीखो तो सिर्फ सीखने वाली बात नहीं है, तो उस वेपन पे आपको मार्शल आर्ट आनी चाहिए, तो उसी वेपन से आप वो काम ले लो जो है एक बहुत हाई क्वालिटी का वेपन काम करता है, ये हमारा काम है। एनीवे तो डिस्टेंसेस देखो तो क्या आया, ए बी क्या आया, ए बी इक्वल्स, जल्दी बोलो, y2 x2 - x1 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 5 - -1 6 का होल स्क्वायर 36, कितना आया वैल्यू, √40 मतलब 2√10 है। ऐसे BC बताओ कितना है, BC आया 3 - 1 2 का होल स्क्वायर इज 4, 11 - 5 6 का होल स्क्वायर इज 36, तो ये भी आ गया 2√10। अब AC फिगर आउट कर लो एंड ये जॉब इज डन। AC कितना है, AC रूट ऑफ बोलो 3 - -1 4 का होल स्क्वायर इज 16, 11 + 1 12 का होल स्क्वायर इज 144, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 160 मतलब 4√10। What do you observe from here? AB plus BC equal to, हाँ, अब देखो कोई बच्चा अगर उसने AB और BC डिटरमिन किया, दोनों इक्वल आ गए और खुश होकर के उसने ऑप्शन में देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल और लगा दिया, समझ रहे हो, अगर ऑप्शन में आइसोसेलेस ट्रायंगल हो
इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो और स्केलीन हो, राइट एंगल्ड हो या कोलिनियर हो, ऐसा कुछ दिया हुआ हो और उसको आइसोसेलेस दिख गया तो बोलेगा ये ऑप्शन सही है, सिंगल आंसर करेक्ट है, लगा देगा, तो वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है। ए बी और बी सी दो छोटी साइड का समेशन जो है वो ए सी के इक्वल है, तो ये कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। ए बी सी आर कोलिनियर। तो पेशेंस होना चाहिए और जो चीज सीखो उसको इत्मीनान से सीखो। आपको अपना जल्दी आंसर करना है, सब के लिए वक्त मिलेगा, डोंट वरी। अभी सी पार्ट पे जाओ। सी पार्ट पे क्या आपका आंसर है? पहले आंसर बताओ सी पार्ट का। हाँ, ये जरूर है, जैसे ऑब्जर्वेशन की बात करिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आप कोऑर्डिनेट्स को देखो, एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, अगर 2 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है मतलब वो वर्टिकल अलाइनमेंट में है। 2 पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। अगर 2 पॉइंट है जिनका एक्स और वाई इक्वल है तो वाई इक्वल एक्स लाइन पर है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन के हैं तो वाई इक्वल माइनस एक्स लाइन पे है। साइन को देख करके क्वाड्रेंटल लोकेशन, ये सब तो समझ होनी चाहिए आपको। लेकिन सिर्फ उसी के बेसिस पर हम कोलिनियरिटी नहीं बोलेंगे, कोलिनियरिटी के अपने रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। सी पार्ट की बात करो जी, पार्ट सी। सी पार्ट में क्या बोला? 2,5, 5,8, 3,7 नो कोऑर्डिनेट मैचेस। किसी का x किसी के x से नहीं मैच कर रहा है, किसी का y किसी के y से नहीं मैच कर रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी अदर एल्स देन द डिस्टेंसेस। AB क्या आया भाई? व्हाट इज AB? AB इज 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर। सो इट इज एक्चुअली 9 + 9 18, तो 3√2 आ गया। Similarly, figure out BC. BC is equal to square root of 3 - 5 - 2 का होल स्क्वायर इज 4, 8, 7 - 8 1 का -1 का होल स्क्वायर इज 1, तो ये आ गया √5। What about AC? AC is 3 - 2 1 का होल स्क्वायर इज 1, and 7 - 5 2 का होल स्क्वायर इज 4, it is equal to √5। यहां तक बात क्लियर है? बोलो। यस सर। फर्स्ट जो AB डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है ना? 3√2 आई थी, 5 - 2 1 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का 3 का 9 था, और 8 - 5 3 का 9 था, तो 3√2। अब जरा देखो क्या आया। दो साइड्स तो समझ में, सबसे बड़ी साइड क्या है? विच इज द लॉन्गेस्ट साइड? ऑब्वियसली AB ना, AB इज द लॉन्गेस्ट साइड। एंड व्हाट डू यू गेट? BC + AC, दो स्मॉलेस्ट साइड का सम BC और AC का सम क्या आया? 2√5 आया। अब ये 2√5 जो नंबर है वो 3√2 से बड़ी है कि छोटी? तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैंने बोला मान लो बड़ी है। अगर बड़ी है, लेट इट इज ग्रेटर देन 3√2। कैसे डिटरमिन करेंगे ये इनइक्वालिटी सही है कि गलत? दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 5 20, और ये आ जाएगा 3 3 9 2 18। तो ऑब्वियसली 20 18 से बड़ा है, मतलब 2√5 3√2 से बड़ा है। मतलब है कि ये 3√2 क्या आया था? AB आया था। तो दो छोटी साइड का सम तीसरी से बड़ा है, इसका मतलब ABC are फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। अच्छा, बेसिक बात है कि बड़ा छोटा तो बाद में, इक्वल नहीं आ रहा ना। 2√5 और 3√2 इक्वल नहीं है ना, दो साइड का सम तीसरी के इक्वल नहीं है, ठीक है? दो साइड का डिफरेंस तीसरी का इक्वल नहीं है, तो बात खत्म हो गई, कोलिनियर नहीं हो सकते। और अगर वो कोलिनियर नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि दे विल कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, दैट्स इट, सिंपल। तो कोलिनियरिटी और उसका ये वाला एप्लीकेशन समझ में आ गया डिस्टेंस फार्मूले से? यस सर। यस सर। राइट जी, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूले से हम लोग वेरियस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स एंड स्ट्रेट लाइंस ये इनवेरिएबली मिलेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं कुछ एक जनरल बात बता रहा हूं, उसको समझो।
एक ट्रायंगल ABC है, तो कुछ बातें ट्रायंगल के बारे में बहुत जनरल है, उसको फटाफट नोट करते जाओ. Some general notations about triangle, right? If I give a standard notation of triangle vertices as ABC, तो मैंने क्या बताया कि triangle ABC has 6 primary components. कौन कौन से? 3 angles. When I talk of angles, I am talking of interior angles, angle A, angle B, and angle C, and 3 sides. When I talk of sides, I am talking of the distance between the adjacent points, vertices. So there are 3 sides, AB. AB is named as C, small c, and BC is named as small a, and AC is named as small b. So I would write like AB and BC and CA respectively named as, बोलते जाओ, AB को क्या बोलते हैं हम? C, स्मॉल c बोलते हैं. BC को क्या बोलते हैं? स्मॉल a बोलते हैं. और CA को स्मॉल b बोलते हैं. जिस वर्टेक्स को फेस कर रही है साइड, उसी के स्मॉल लेटर से हम साइड को दिखाते हैं. तो साइड को ABC, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बेटा, पूरी ट्रिगोनोमेट्री में है, रादर पूरी मैथमेटिक्स में, फॉर ट्रायंगल ABC. ओके. एंड तीसरी बात कि इस ट्रायंगल को कंप्लीटली नो करने के लिए, जानने के लिए हमें कम से कम 3 कंपोनेंट गिवन होते हैं. तो एटलीस्ट 3 कंपोनेंट, एटलीस्ट 3 components are necessary. To know the triangle completely, to construct the triangle completely. ये कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा भी होगा. ये 6 कंपोनेंट जो है ना, ये 6 कंपोनेंट 3 एंगल और 3 साइड में से कोई 3, या तो 3 साइड दे दिए जाए, 3 एंगल देंगे तो भी बनेगा, लेकिन 3 एंगल देने पे इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स बनते जाएंगे ऐसे. तो तीनों एक ही टाइप के नहीं होने चाहिए. 3 साइड देंगे तो बन जाएगा, अगर पॉसिबल है तो बन जाएगा, राइट. एक तो ये बात है. दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर मेनी पॉइंट्स and there are many lines which are associated with the triangle and they have very standard nomenclature and properties. तो वो लाइंस में से एक लाइन है जिसको बोलते हैं CVN. मतलब किसी भी वर्टेक्स को, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं टर्म क्या डिफाइन करने जा रहा हूं? CVN, SCEVIAN, CVN. ये CVN टर्म क्या है और इसका मतलब क्या है? पहले लिख दो CVN. सर वो CE है या CA है? CE है बेटा, E. ठीक है जी. तो CVN क्या है? तो किसी भी वर्टेक्स से, इफ यू ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू एनी पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, any point of the opposite side. Suppose there is a point D somewhere on the side BC. Somewhere मतलब inside, not outside, inside. Then a line joining point A with D, AD is called CVN. तो क्या लिखेंगे? It is a line segment oblique line भी लिख सकते हो, joining the vertex of triangle with any point on its opposite side. Opposite side. For instance, I would name that AD is a CVN, है ना? BE is a CVN, CF is a CVN,
तो ये सब वेरियस सीवियंस हैं। एक ए से मैंने ड्रॉ कर दिया, एक बी से ड्रॉ कर दिया बीई, और एक सी से ड्रॉ कर दिया सीएफ। ये सीवियंस है। अब ये सीवियंस यूजुअली ऐसा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगी, और समटाइम्स ये कॉन्करेंट भी हो सकती हैं, राइट? ऐसा तो दे मे बी एट अ टाइम यू विल ड्रॉ 3 सीवियन। एक अगर ए से ड्रॉ कर दिया, एक बी से ड्रॉ कर दिया, एक सी से, तो दे मे और मे नॉट बी कॉन्करेंट। तो जब कॉन्करेंट होती है तो कॉन्करेंस सीवियन बोलती हैं, और उसका एक थ्योरम है जिसको सीवास थ्योरम बोलते हैं, ठीक है? तो वो सीवास थ्योरम क्या है वो मैं बता देता हूँ, लिख दो सीवास थ्योरम। अभी सिर्फ जानते रहो, ठीक है? इसके प्रूफ के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ आपको केवीपीवाई के पर जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हेल्प करेगा। सीवास थ्योरम क्या है कि इफ एडी, इसी डायग्राम के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ एडी एंड बीई एंड सीएफ आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब, कॉन्करेंट मतलब सेम साइड। इक्वल साइज। नहीं, इक्वल साइज नहीं, कॉनकर, कॉनकर मतलब गोइंग थ्रू सेम passing to same point. हाँ, तो अगर एक ही पॉइंट से लाइंस पास कर रही हैं तो उनको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, ऐसे लिख दो। कंसेंट्रिक नहीं होता? हाँ, क्या बोल रहे हो? कंसेंट्रिक क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक बेटा वो सर्कल के लिए होता है या इलिप्स के लिए होता है, लाइन के लिए नहीं होता है। तो अगर तीन लाइंस, तीन सीवियंस हैं ए डी बीई एंड सी एफ, इफ दे आर कॉन्करेंट देन, या ऐसा लिख दो, दे आर कॉन्करेंट इफ एंड ओनली इफ, ऐसा लिखो, इफ एंड ओनली इफ। ये देख रहे हो, बी डी इज टू डी सी, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, मतलब ये डी जो है ये बी सी को जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? इन टू, अब दूसरा वाला है ई, ई जो है सी ए को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सी ई इज टू ई ए, मतलब ई सी इज टू ई ए इंटू ए एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी। अगर ये तीनों रेशियो का प्रोडक्ट 1 आ जाए, 1, मतलब ये है कि अगर डी पॉइंट, मतलब अगर डी पॉइंट जो है वो बीसी लाइन को लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ई पॉइंट, अब मैं यहाँ नहीं, अलग डायग्राम बना दे रहा हूँ, अब एक सेपरेट डायग्राम अलग से यहीं पे ड्रॉ कर दो सीवास थ्योरम के लिए, कि मान लो एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल, ऐसा। और इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने बोल दिया कि ये 3 सीवियंस है, तो मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए ऐसे। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है। हाँ बेटा, देखो क्या मैं बात कर रहा था, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट डी है, ये बी है और ये सी है और ये ए है, और मैंने बोला कि एक ए डी एक सीवियन है ना, ए डी सीवियन है। इसी तरह से एक पॉइंट और है, दूसरी वाली लाइन पर है, यहाँ है मान लो यहाँ पर, और इसको ज्वाइन करने वाली मान लो ये सीवियन है, ये दिस इज अनदर सीवियन बीई, और जहां पर ये दोनों सीवियंस कट कर रही हैं, इसी पॉइंट से अगर तीसरी सीवियन भी ज्वाइन कर रही है ऐसे, ऐसे,
ऐसे CF। तो ऐसे सीवियंस को हम कॉन्करेंट सीवियन बोलते हैं बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। ऐसा कब होगा? तो अगर बोल रहे हैं अगर D जो है BC को λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, E जो है CA को μ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और F जो है वो AB को μ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये लैम्डा है, और ये वाली वैल्यू ये रेशियो क्या है म्यू है, और ये वाला रेशियो क्या है न्यू है, न्यू है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो ये कॉन्करेंट होगा। और इस मेथड से देखो, अब जैसे सीवियंस की बात हो रही तो मीडियंस भी सीवियंस हैं। जहां पर सीवियन कर रहे हैं, सीवियन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो सीवियन में क्या है? मीडियंस सीवियन है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडियन? यस सर। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड भी सीवियन है, ऑल्टीट्यूड्स को भी सीवियन बोलते हैं। इतना ही नहीं, इन एंगल बाइसेक्टर्स भी सीवियन है। अब किसी भी ट्रायंगल में, लेट मी हैव अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कोई स्केलिन ट्रायंगल जैसा अगर बना लो आप, और उसमें मीडियन ड्रॉ करो, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, या एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो, आप देखोगे कि ये कॉन्करेंट होते हैं। मीडियंस भी कॉन्करेंट होती हैं। आपको याद ही होगा, बेसिक क्लास में पढ़ा भी होगा आपने, है ना, कि अगर इसका एक मिडिल पॉइंट ले लो, इसका मिडिल पॉइंट ले लो, और इसका मिडिल पॉइंट ले लो। अगर ये A है और ये B है और ये C है, मिडिल पॉइंट्स आर D, E, F। मिडिल पॉइंट मतलब ये दोनों इक्वल, ये और ये इक्वल, और ये वाला भी इक्वल। तो आप देखोगे कि ये तीनों, ये जो दोनों होंगे ना, ये AD ये, और BE दिस, और CF, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं। और वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कुछ याद है आपको? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉयड बोलते हैं। एग्जैक्टली, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉयड। तो ये कॉन्करेंट सीवियन का एक एग्जांपल होगा। मतलब सीवस थ्योरम लग रहा है। क्यों लग रहा है सीवस थ्योरम यहाँ पर? क्योंकि ये 2:1 रेशियो, 1:1 रेशियो है ना, मिड पॉइंट है। ये भी 1:1 है, ये भी 1:1 है। तो तीनों रेशियो, लैम्डा भी 1 है, म्यू भी 1 है, और न्यू भी 1 है। तो 1:1:1:1, तो ये सीवस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह से एक और बात ऑब्जर्व करो। वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। अब ये वाली बात हटा दे रहा हूं मैं। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन। ये तो हम मीडियंस की बात कर रहे थे ना, अब मीडियंस हटा दो। मीडियन के बजाय हम बात कर लेते हैं ऑल्टीट्यूड्स की। ऑल्टीट्यूड तो जानते ही हो अब क्या होता है? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, ऑपोजिट साइड। अपोजिट साइड। तो ऐसे एक ऑल्टीट्यूड इधर भी होगी ऐसे। और ये दोनों जहां कट करती है इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और ये ऑर्थो सेंटर से अगर तीसरा वाला ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करो, वो भी यहीं से पास करता है। ये भी कॉन्करेंस है। और ये कॉन्करेंसी को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो मीडियन की जो कॉन्करेंसी है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। ऑल्टीट्यूड जहां पर कॉन्करेंट होती है, जिस पॉइंट से पास करती है, उनको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऐसे ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर कट करते हैं उनको बोलते हैं इन सेंटर। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिख लो कहीं पर, एक छोटा सा नोट करके लिख लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लिखते जाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऐसे पॉइंट्स करके लिखो। ऑल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, and point of intersection is called ऑर्थो। ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होती है ना अपोजिट साइड पर, तो ऑर्थो सेंटर याद रखना चाहिए। ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस ऑल्टीट्यूड। दूसरा पॉइंट लिखो, मीडियंस आर कॉन्करेंट, मीडियंस आर कॉन्करेंट and their point of intersection is called, बोलो, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को यूजुअली कैपिटल G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G। और ऑर्थो सेंटर को यूजुअली
एच से डिनोट करते हैं, एच से, एच। समटाइम्स ओ से भी डिनोट करते हैं बट यूजुअली एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो दो सेट ऑफ सीवियन हो गई। एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, ये भी लिख दो, एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। जैसे ये वाले एंगल का बाइसेक्टर ये है, ऐसे ये वाले एंगल का बाइसेक्टर ये है, तो ये वाले एंगल का बाइसेक्टर भी यहीं से पास करेगा, इसी पॉइंट से पास करेगा। ये भी सीवियंस है, एंगल बाइसेक्टर्स आर आल्सो सीवियंस। ए बी सी तुम्हारा ट्रायंगल था और हमने बोला कि ए पी इज वन एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल a/2 है और ये एंगल b/2 है, तो ये Q है और ये R है, तो दे आर कॉन्करेंट। तो एंगल बाइसेक्टर्स आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऐसे लिखो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट and their point of intersection is called in center। क्या बोलते हैं इसको? in center, I से डिनोट करते हैं। तो ये वाली बात आप याद रखना, I in center, I for in center, ये I है, ठीक है। ऐसे तमाम मैंने 3 मेजर बता दिए, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का कॉन्करेंसी, मीडियन का कॉन्करेंसी सेंट्रॉयड, ऑल्टीट्यूड का कॉन्करेंसी ऑर्थो सेंटर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यहां से अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, मतलब इन सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे किसी भी साइड की, ये वाली डिस्टेंस जो आएगी, और यहां से यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो सेम आएगी। क्यों सेम आएगी भाई? बिकॉज देखो ये RHS, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? ये कॉमन साइड, ये 90 डिग्री और ये दोनों इक्वल, एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी है, इसलिए ये दोनों इक्वल आएंगे। और मतलब इन सेंटर से साइड की डिस्टेंस इक्वल होती है, इसको R मान लो, यही इन रेडियस होती है, और इसको सेंटर लेकर के R रेडियस का जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल जो है तीनों साइड्स को ऐसे अंदर से टच करता है, और इसी सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। इस पर डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ मैं आपको, चूंकि कॉन्टेक्स्ट है तो मैं समझा दे रहा हूँ, इसको सुन लो आप, और ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर लो एक बार। तीनों केसेस में फॉलो होगा क्या बेटा, क्या बोला सर? जो ये इंटरसेक्शन है सर, ये तीनों केसेस में फॉलो होगा? तीनों केसेस मतलब मैं समझा नहीं सर इन सेंटर सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर में। वो तो किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर होगा, हर एक ट्रायंगल का एक सेंट्रोइड होगा, हर एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, वो तो एक ट्रायंगल में ये सारे पॉइंट होंगे ना। सर ये 90 डिग्री वाला केस कर रहा हूं। हाँ 90 डिग्री मतलब सर ये पूछ रहे कि एल्टीट्यूड और मीडियन से केस में भी सर्कल ऐसे बनेगा? अरे नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एंगल बाइसेक्टर के लिए बात हो रही है अभी, ओनली एंगल बाइसेक्टर्स के लिए ये बात हो रही है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है सर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में ये डिस्टेंसेस इक्वल आ गई ना, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो ये भी इक्वल आ जाएगी, R आ जाएगी। तो बिकॉज ये पॉइंट का तीनों साइड से डिस्टेंस R है, तो इसको सेंटर और R रेडियस का सर्कल तीनों साइड को टच करेगा, इसी को इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सेंट्रॉयड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो सेंट्रॉयड से कोई सर्कल नहीं बनेगा, ऑर्थो सेंटर से कोई सर्कल नहीं बनेगा, सिर्फ इन सेंटर से सर्कल बनेगा, इसको इन सर्कल बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, इसी तरह से एक और बात जब चल पड़ी तो एक और बात लिख दो, समझ लो। ऐसे एक ट्रायंगल है साहब, इसके तीनों साइड के मिड पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। मान लो ये डी है, ये डी है और ये ई है, और ये वाला मिड पॉइंट मान लो एफ है। अब तीनों मिड पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, क्या बोलते हैं इस लाइन को? जो किसी लाइन सेगमेंट के मिड, वेरी गुड,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से ये वाले मिड पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये वाले मिड पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो ऐसे। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं ये भी कॉन्करेंट होते हैं। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर लिख दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑल्सो कॉन्करेंट। बट ध्यान रहे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीवियंस नहीं है, क्योंकि सीवियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के किसी पॉइंट को ज्वाइन करके मिलती है। दे आर नॉट सीवियंस, बट ये भी कॉन्करेंट होते हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ से डिनोट करते हैं। तो लिख दो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is called circumcenter of triangle ABC। सर्कमसेंटर क्यों बोलते हैं इसका भी समझा देता हूं मैं। कुछ इसलिए बोलते हैं बिकॉज देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अगर मैं ए से बी को ज्वाइन कर, ए से ओ को ज्वाइन कर दूं और बी को भी ज्वाइन कर दूं ओ से, तो तुम्हें क्या लगता है ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं होंगी? ये 90 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों पार्ट या आधा पर है जस्ट, और ये कॉमन साइड है, ये 90 है तो ये भी 90 है। तो राइट आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से ये और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। अच्छा, और उसी आर्ग्यूमेंट से ये भी तो इक्वल होगा, ये डिस्टेंस भी तो सेम होगी, वही सेम। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है और ये भी इक्वल है, मिडिल पॉइंट है, ई इज द मिडिल पॉइंट, तो ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पर IL इज इक्वल टू IM इज इक्वल टू IN आया था, IL इज इक्वल टू IM इज इक्वल टू IN, जिसको हमने स्मॉल r लिया था, फिर I को सेंटर और स्मॉल r रेडियस से सर्कल अंदर से टच कर रहा था। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी को कैपिटल R ले लो मान लो, तो अगर मैं कैपिटल R रेडियस का एक सर्कल बनाता हूँ जिसका सेंटर O है, तो वो सर्कल कैसा होगा? वो सर्कल ये तीनों पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा सर। ये तीनों पॉइंट से पास करेगा, है ना? और इस सर्कल को जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हर एक ट्राइंगल का एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, सर्कमस्क्राइब मतलब जो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा हो उसको सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बोलते हैं। तो ये सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं, और इसके सेंटर को O को क्या बोलते हैं? O इज कॉल्ड सर्कम सेंटर बोलते हैं, सर्कम सेंटर। और R को क्या बोलते हैं? R को बोलते हैं सर्कम रेडियस। और इस यहाँ स्मॉल r को क्या बोलते हैं? इन रेडियस। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव बातें बाद में होंगी, बट अभी मैंने बोला कि एक ट्रायंगल के बारे में मैंने क्या क्या बताया, जस्ट रिकॉल करो। मैंने बोला एक ट्रायंगल 3 पॉइंट्स को ज्वाइन, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने से जो ज्योमेट्रिकल फिगर अराइज होता है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। एक ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स, 3 वर्टिसेस, मतलब 3 वर्टिसेस से 3 इंटरनल एंगल और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आउट ऑफ 6 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट मिनिमम जरूरी होते हैं। इसके बारे में पूरा SOT, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसी पर बेस्ड है, इसी एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि सीवीएन क्या होती है। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को अगर अपोजिट साइड के किसी पॉइंट से ज्वाइन करें तो जो लाइन अराइज होती है उसी को हम सीवीएन बोलते हैं। देयर आर मोस्टली तीनों वर्टिसेस से एक एक सीवीएन ड्रॉ कर दो तो वो सीवीएंस जो है एक ट्रायंगल फॉर्म करती हैं, बट कभी कभी वो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है, तब उसको बोलते हैं कॉन्करेंट सीवीएन।
मतलब सीवियंस कॉन्करेंट होती है कब? जब सीवास थ्योरम फॉलो होता है। और सीवास थ्योरम क्या फॉलो बोलता है कि सीवियंस अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करती हैं साइक्लिकली, AD इज टू DC, BD इज टू DC का रेशियो, और CE इज टू EA का रेशियो, और AF इज टू FB का जो रेशियो है, अगर इन तीनों रेशियो का प्रोडक्ट 1 है तो ऐसी सीवियंस कॉन्करेंट होती हैं। जैसे मीडियंस कॉन्करेंट हैं, ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हैं, है ना। सरकम सेंटर को वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो ये सीवियंस है, ये वाली सीवियन, ये वाली दिस सीवियन, ये भी तो एक सीवियन हुई ये वाली, और इसी तरह से ये भी सीवियन हुई ये वाली, और इसी तरह से जो ये वाली सीवियन हुई ये वाली, ये तीनों सीवियन भी कॉन्करेंट है, तो ये भी सीवास थ्योरम को फॉलो कर रही है, एंड सो ऑन। सरकम सेंटर समझ में आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कॉन्करेंसी पॉइंट सरकम सेंटर होता है, और उससे तीनों वर्टिसेस की डिस्टेंस इक्वल होती है, और उस रेडियस को लेके और ओ को सेंटर लेके सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास करता है, जिसको सरकम सर्कल बोलते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स क्या है? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इन सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है, इस डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं इन रेडियस। अगर आई को सेंटर और आर को रेडियस लेके एक कंपास लगा के एक सर्कल बनाया जाए तो सर्कल इंटरनली तीनों साइड को टच करता है, और इसी सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। आई होप यू गॉट इट। यस सर। यस ओके, यस सर। सर। अब हाँ बोलो। सर जो सर आपने ये बनाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला सर्कल, ट्रायंगल सॉरी, तो इसमें आप स्मॉल रेडियस किसको कह रहे थे? क्या बोला, फिर से बोलो। सर जो आपने ये बनाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझाने के लिए ट्रायंगल, सर इसमें आप स्मॉल रेडियस कह रहे थे, सर वो किसको कह रहे थे? इसमें बोल रहे हो कि इसमें तो मैंने स्मॉल रेडियस की बात बोली नहीं, इसमें मैं कैपिटल आर की बात बोली। ये कैपिटल आर है, OA OB OC। यस सर। इसमें स्मॉल आर जो है वो कहीं अलग होगा। अभी एक काम करता हूं, मैं एक ही ट्रायंगल में दोनों बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखो। एक ये डायग्राम को ध्यान से देखो, बेटर है आप स्केलियन ट्रायंगल बनाओगे तभी ये दिखेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक स्केलियन ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। स्केलियन मतलब तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है। अब मैं मान लो ये ABC है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो, बोर नहीं होना। मैं अगर लगे कि बोर कर रहा हूं ना तो आप बोल देना, तो मैं कुछ आगे क्वेश्चंस करने लगूंगा, बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं। ए से मैंने एक अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक ऑल्टीट्यूड की बात करें ना, ऑल्टीट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड है बेटा, और ये भी एक ऑल्टीट्यूड है, और ये तीसरा भी एक ऑल्टीट्यूड है। ये तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है? इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं H, ऑर्थो सेंटर। ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है। इसको बोल रहे हैं L, इसको बोल रहे हैं M, इसको बोल रहे हैं N। अब इसको भूल जाओ। अब आते हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट BC का यहाँ कहीं है अप्रोक्सीमेटली ये D, और AC का मिड पॉइंट भी यहाँ कहीं है अप्रोक्सीमेटली E, और AB का मिड पॉइंट यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं अप्रोक्सीमेटली F। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ क्या? व्हाइट कलर से मीडियन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, मीडियन। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेट्स टेक अ लाइन टूल। या ये है मीडियन, बोलो, बोलते जाओ सब लोग, AD। और ये क्या है? BE। और ये क्या है? ये CF। CF। ये तीनों भी कॉन्करेंट होती हैं, और जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं? G, कैपिटल G, सेंट्रॉयड हो गया। एक ही ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर भी दिख रहा है, एक अलग जगह पर है ना, और उसी ट्रायंगल में आपको सेंट्रॉयड भी दिख रहा है, एक डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है।
अब इसी में एक तीसरे कलर से मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं इन सेंटर। इन सेंटर मतलब ये एंगल ए का हाफ कर रहा हूं, रफली हाफ कर रहा हूं, आधा बाइसेक्ट कर रहा हूं एंगल ए को। वैसे आपको बेसिक क्लासेस में सिखाया गया है कि एंगल को हम कैसे कंपास से बाइसेक्ट करते हैं। मैं ऐसे हैंड टूल से ऐसे ही बाइसेक्ट कर रहा हूं। ये मान लो एंगल ए का बाई 2 करके एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही बी एंगल का भी एक बाइसेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मान लो ये बी एंगल का बाइसेक्टर है। आई एम नॉट वेरी प्रिसाइजली आस्किंग इट, बट मान लो यही है, सपोज करो। सही है कि नहीं? और ऐसे सी एंगल का भी एक बाइसेक्टर होगा सी का, वो यहां से पास करेगा ऐसे। तीनों एंगल का बाइसेक्टर, जो पॉइंट पर ये तीनों बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं आई। आई वो इन सेंटर। अब आई का डिस्टेंस जो होगा वो तीनों, आई का ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आई का इस वाली साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस वाली साइड से, और आई का जो ये वाली साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से इस वाली साइड से, जो भी हो, चाहे ऐसे हो ऐसे, ये तीनों डिस्टेंसेस आई की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इसलिए यहां से सेंटर लेके ऐसे अंदर एक सर्कल बनेगा ऐसा। ये वाला सर्कल इंस्क्राइब्ड सर्कल यूनिक होगा, एक ट्रायंगल में एक ही ऐसा सर्कल मिलेगा। और इसी तरह से जो सरकम सर्कल होगा वो बाहर होगा ऐसा ऐसा, एक सरकम सर्कल भी होगा यूनिक ऐसा ऐसा। ऐसा ऐसा एक सर्कल भी होगा। वो सरकम सर्कल होगा। वो कैसे आएगा? वो आएगा, वो अलग ही कहानी है उसकी सरकम सेंटर की। उसकी कहानी क्या है वो देखो। अगर मैं डी से एक ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं ऐसे डी से, और ऐसे ही मैं ई पॉइंट है ना, मिड पॉइंट था ई, तो ई से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, और ऐसे ही मैं एफ से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो ये तीनों जहां मीट करेंगे भाई साहब उसको बोलते हैं ओ। ये सब अलग अलग पॉइंट है बेटा, ओ। अब ये ओ का डिस्टेंस जो ए से होगा वही बी से होगा वही सी से होगा, तो ओ से जो सर्कल बनाएंगे ओ ए रेडियस को लेकर के, मतलब ओ से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको रेडियस मान लो ऐसे आर। ये है तुम्हारा सरकम सर्कल। अब मुझे लगता है कि अब शायद आपको समझ में आ गया सारी बात कि एक ही ट्रायंगल के लिए ये ओ एच आई जी, ये चारों जो पॉइंट है वो अलग अलग पॉइंट्स हैं, बट देयर विल बी सम इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये चारों पॉइंट सेम हो जाएंगे। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये चारों पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे। तो वो सब बातें आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था कि एक ट्रायंगल के लिए ये 4 बेसिक पॉइंट है जो आपको समझने चाहिए। आई थिंक नाउ आई शैल गो अहेड, राइट? यस सर। यस सर। चलिए जी, कोई बात नहीं। आप इसके बाद लिखिए, ये एक एक पॉइंट अलग अलग पूरा आर्टिकल है, एक एक पॉइंट पर पूरा जो है एक एक आधा आधा लेक्चर लगेगा, इसलिए परेशानी नहीं। अभी केवल मैंने परिचय दिया इसका, राइट? अब लिखेंगे आप पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ खास फीचर्स मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है? तीनों साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, ऑल 3 मीडियंस are same as angle bisectors, are same as perpendicular bisectors, are same as altitude। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है कि बिकॉज तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए जो लाइन को आप मीडियन बोल रहे हो वही ऑल्टीट्यूड है, वही एंगल बाइसेक्टर है, और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड है। सब कुछ इक्वल, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब मीडियन ही ऑल्टीट्यूड है तो ऑर्थो सेंटर ही सेंट्रोइड है, अगर मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर भी सेंट्रोइड है। तो सारे पॉइंट जो हैं वो इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। क्या? यही आई है, यही कैपिटल जी है, यही ऑर्थो सेंटर है,
और यही सरकम सेंटर है। ऑल पॉइंट्स आर सेम, तो लिख दो O, G, H and I are same points. Please confirm me. Please let me know whether it is clear or you have some iota of doubt. इक्विलेटरल ट्रायंगल की समझ हो गई ना, सारे साइड्स इक्वल हैं, इसलिए भाई जब आपने बोला ये मीडियन है, क्यों मैंने बोला कि मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि अगर ये मीडियन है, ये और ये इक्वल हो गया, ये मीडियन है राइट, और ये भी इक्वल है और ये कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल भी इक्वल हो गया, तो यही एंगल बाइसेक्टर भी बन गया, यही मीडियन ही ऑल्टीट्यूड हो गई, मीडियन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड सब एक ही पॉइंट आ जाएंगे, सारी सीवियन को इंसाइड कर गई। इज दैट क्लियर? इसके बाद आते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट कर लिया इसको, मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं भाई? व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस? जिसमें कम से कम दो साइड इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल भी आइसोसेलेस है, क्योंकि इक्विलेटरल में तो तीन साइड इक्वल है, आइसोसेलेस में सिर्फ दो साइड इक्वल होनी कंपलसरी है, तो कम से कम दो साइड इक्वल है, तो टू साइड्स आर इक्वल। तो मान लो ए बी और ए सी इक्वल है, तीसरा इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तीसरा भी इक्वल हो जाएगा तो इक्विलेटरल हो जाएगा। व्हेन एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, आइसोसेलेस है। अच्छा जी, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। लार्जर द साइड लार्जर द अपोजिट एंगल, स्मॉलर द साइड स्मॉलर द अपोजिट एंगल, इक्वल साइड इक्वल अपोजिट एंगल। तो ये एंगल अगर एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू बी हो गया राइट। तो अगर बी साइड सी साइड के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। एनीवे, तो एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब जब एंगल्स भी इक्वल हो गए और साइड्स भी इक्वल हो गई, तब ये देखो, जो ये वाला मीडियन होगी, क्या आपको लगता नहीं कि यही मीडियन एंगल बाइसेक्टर भी है? तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो इक्वल साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड होती है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है साहब? तो मीडियंस perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector of base, internal angle bisector of vertex A and altitude through A, ये सारे एक ही लाइन है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वर्टेक्स से चाहे आप मीडियन ड्रॉ करो, यही मीडियन एंगल का बाइसेक्टर भी हो जाएगा, यही मीडियन जो है बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा, और यही ऑल्टीट्यूड भी हो जाएगा। मतलब ए वर्टेक्स से जो चार सीवियन की मैंने बात करी, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये चारों लाइन एक ही लाइन है। और इसका मतलब है कि यहां से मान लो कोई दूसरी लाइन है ऐसे, तो ये जहां कट करेगी तो ये दोनों से, ये मान लो ये वाली लाइन जो है ऑल्टीट्यूड थी, तो ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली यहाँ से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये सेंट्रॉयड हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो ये और सर्कम सेंटर हो जाएगा, है ना। और एक दूसरा एंगल बाइसेक्टर भी कहीं से ज्वाइन कर दें, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन कर देंगे तो यहीं पर आई भी आ जाएगा। मतलब है इसी लाइन पर सारे पॉइंट हो गए, कौन से? O, G, H and I। तो लिख दो ऑल पॉइंट्स, फटाफट लिखो इसमें। medians through vertex of triangle bisect the base of triangle, it is also altitude, it is also perpendicular bisector, therefore all the points of triangle lie over this median। तो वर्टेक्स से पास होने वाली मीडियन पर ही ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, उसी पर सर्कम सेंटर लाई करेगा, उसी पर सेंट्रॉयड लाई करेगा, और उसी पर इन सेंटर भी लाई करेगा। तो इसी पर सेंट्रॉयड होगा G, इसी पर
ऑर्थो सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी इसी पर होगा H, इसी पर इन सेंटर भी होगा I, और इसी पर सरकम सेंटर भी होगा, सरकम सेंटर भी समवेयर होगा O। तो सारे पॉइंट इसी पर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं ट्रायंगल की तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक एंगल राइट एंगल होगा, मान लो एंगल बी राइट एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तुम्हारा स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल सी हो गया, स्मॉल बी। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉलो होगा हमेशा। इसके जो एंगल सी और एंगल ए होंगे वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये सब बातें तो आप पहले से जानते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कहां पर होगा, ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा, जल्दी बोलो ऑर्थो सेंटर। बी पे। हाँ कहां पर? सही बोल रहे हो, बोलो। ए से ऑल्टीट्यूड ये है ए बी, और सी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड सी बी है, तो दो ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तीसरी ऑल्टीट्यूड बी से ड्रॉ करेंगे, वो कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं इस वाली लाइन पर, ये ऑल्टीट्यूड। तो ये बी इज द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इज बी। तो राइट एंगुलर वर्टेक्स ही इसका ऑर्थो सेंटर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और इन सेंटर वगैरह वो सब जहां होगा। एक और बात यहाँ पर है, एक और बात क्या है कि AC का जो मिड हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, इसका तीनों से डिस्टेंस इक्वल होता है ये। तो अगर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज E, M है M, तो MB इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MA। क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट से अगर AC को डायमीटर मान लो तो ये सर्कल यहाँ से पास करेगा, करेगा कि नहीं? ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। और अगर इसका मतलब ये सेंटर हो गया, ये सर्कम सर्कल हो गया, तो ये एंगल 90 है, इसलिए ये तीनों रेडियस है, तो ये तीनों रेडियस है। तो ये सर्कम सेंटर होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये भी लिख दो, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज of right angle triangle is circumcenter, is its circumcenter। ठीक है साहब। तो राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है, उसका ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे होता है। तो जैसे कभी आपने ये जज कर लिया कि ट्रायंगल राइट एंगल है, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बी उसका जो राइट एंगुलर वर्टेक्स है वही ऑर्थो सेंटर है। उसका सर्कम सेंटर निकालने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर हो गया। सेंट्रॉयड निकालने के लिए आपको आता ही है, तीनों का अरिथमेटिक मीन लेके सेंट्रॉयड निकल जाएगा। इन सेंटर के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज एंड मेमोराइज इट। कुछ तो अपने आप मेमोराइज हो जाएंगी, सो दैट वी सेव अवर टाइम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं ना कि आपको बोल देंगे कि इन सेंटर निकालो, है ना, वर्टिसेस दे देंगे। अब बच्चे के इन सेंटर निकालने का एक पूरा एल्गोरिदम होता है, बच्चे क्या करेंगे उस मेथड से फॉलो करेंगे। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट है वो देखेगा, अरे पहले ऑब्जर्व करेगा नेचर ऑफ ट्रायंगल। अगर उसको दिख गया कि ट्रायंगल का नेचर जो है वो इक्विलेटरल है, तो वो तो सेंट्रॉयड निकाल लेगा, वो इन सेंटर निकालने के पछड़े में पड़ेगा ही नहीं, तो उसका एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज जानने पर आपको बहुत मेजर एडवांटेज मिलेगी, पहली बात तो ये, ठीक है। एनीवे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और राइट एंगल समझ में गया। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिनको तीनों साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल। अगर A है, B है, C है, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, C इज नॉट इक्वल टू A, इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। और ये स्केलिन ट्रायंगल जो होता है, इसके सारे पॉइंट अलग अलग होते हैं। ऑर्थो सेंटर अलग पॉइंट होगा, इन सेंटर अलग होगा, सेंट्रॉयड अलग होगा, सर्कम सेंटर अलग होगा, और सारी मीडियन, सारी सेवियंस अलग होती है, ठीक है। दिस वाज अबाउट ट्रायंगल्स। इससे ज्यादा ट्रायंगल के बारे में अभी आपको जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर।
तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो गई। इसके बाद लिख दो क्वाड्रिलेटरल। समझो क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल आप जानते हो? पैरेललोग्राम, रोम्बस, तो पैरेललोग्राम ही आते हैं सारे। पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम दो हो गए। देखो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर काइट, एंड काइट। ये जो 6 तरह के पैरेललोग्राम है, ये मतलब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम 4 हो गए, रोम्बस 5 हो गया और काइट 6। ये 6 पॉपुलर टाइप के पैरेललोग्राम है जो मैथमेटिक्स में यूजुअली यूज होते हैं। और इसमें से 5 काइट जो है वो जेई में नहीं पूछा जाता है। बेसिकली जो है 5 आपको आने चाहिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आप मैक्सिमम बातें हो सकता है जानते हो, बट जस्ट फटाफट एक जगह समराइज कर लो सो दैट कहीं पर जरूरत पड़े तो मुझे बताना दोबारा नहीं पड़े। क्वाड्रिलेटरल फटाफट लिखते जाओ, क्वाड्रिलेटरल ऐसे टेबुलर बना लो। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है? 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अगर 2 पेयर ऑफ पैरेलल, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड है और एंगल्स नॉट इक्वल है तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम के डायगोनल्स यूजुअली अनइक्वल होते हैं अनटिल कि ट्रेपेजियम आइसोसेलेस हो या आइसोलेटरल ट्रेपेजियम हो। डायग्राम इसका ऐसा होता है। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए तो इसको आइसोलेटरल ट्रेपेजियम बोलते हैं। उस केस में डायगोनल इक्वल हो जाते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम? मान लो ये 1/2 पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट। हाँ जी, एरिया का जो फार्मूला है वो है मीन ऑफ द पैरेलल साइड्स AB प्लस CD इंटू ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अगर ये H है तो ये है, और ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप तमाम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि एक डायगोनल बना दो ऐसे, तो आप देखोगे कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू CD इंटू हाइट प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे होगा? तो हाफ इंटू AB इंटू H, और फिर दोनों ट्राइंगल के एरिया ऐड कर दो, प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ ये सब पहले कर चुके होंगे, मैं जस्ट प्रूफ पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ कि ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ट्रेपेजियम हो गया बेटा। ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब होता है? जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में से बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो और उससे जो एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट होता है ऐसे, इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। पैरेलल साइड एंड बेस एंगल्स आर सेम। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ऐसा हुआ तो इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। अदरवाइज डायगोनल्स क्या होते हैं ट्रेपेजियम के? अनइक्वल होते हैं, बट इस केस में इक्वल डायगोनल्स की लेंथ हो जाती है। यहाँ पर अगर आइसोसेलेस नहीं है, जैसे मान लो एक ऐसे ट्रेपेजियम है, सॉरी ऐसे ऐसे कुछ है, ऐसे ये भी तो एक ट्रेपेजियम है। तो एक सेकंड यार, ये भी एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में लेंथ ऑफ डायगोनल सेम नहीं होगी। ये डायगोनल का लेंथ अलग है और ये डायगोनल का लेंथ अलग, ठीक है? इसमें सेम हो गई। एनीवे, ट्रेपेजियम की कहानी खत्म हुई। ट्रेपेजियम के आगे चलते हैं। दूसरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप अच्छी तरह से जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये सबसे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। Usually diagonals are not equal. In certain cases they might be equal, but they bisect each other. तो diagonals bisecting है, ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप ये दिखा दो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्टिंग है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इक्विवेलेंस है दोनों बातों में, ठीक है? और पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है? तो एरिया होती है बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है AB और हाइट है H, ऑल्टीट्यूड है H, तो एरिया होगी बेस AB इंटू H। दिस इज एरिया। इसी एरिया का एक फार्मूला और भी है, क्या?
ये एंगल थीटा है तो ए बी इंटू ए डी साइन थीटा। मतलब एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट, एडजेसेंट साइड की लेंथ का प्रोडक्ट, ये एक साइड है और ये दोनों एडजेसेंट साइड है, इनकी लेंथ का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि h जो है वो AD साइन थीटा, देख लो AD h अपॉन AD क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो h इज AD साइन थीटा, तो इसी h के जगह पर मैंने लिखा AD साइन थीटा। तो ये भी है। पैरेललोग्राम के एरिया का एक और फार्मूला होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर कराते समय इसका प्रूफ भी करेंगे, अभी हम प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, आप भी मत पढ़ना। अगर पैरेललोग्राम है और इसके दोनों डायगोनल्स का लेंथ पता है, एक डायगोनल D1 है और एक डायगोनल D2 है, जस्ट फटाफट नोट करते जाओ ये सारी बात पैरेललोग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये डायगोनल का लेंथ D1 है और इस डायगोनल का लेंथ D2 है, और मान लो इन दोनों डायगोनल के बीच का एंगल है अल्फा, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला ये भी है क्या, हाफ टाइम्स D1 इंटू D2 इंटू साइन अल्फा। तो पैरेललोग्राम के एरिया का मैंने तीनों फार्मूले बता दिए साहब, क्या, बेस इंटू हाइट, और इसे पैरेललोग्राम का आधा कर देते हो तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर कोई भी दो एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इंटू उनके बीच के एंगल का साइन। तीसरा, कोई भी दो डायगोनल, मतलब कोई भी दो, क्या दो ही डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल का हाफ। तो ये हो गया पैरेललोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। आई होप यू गॉट इट। अब पैरेललोग्राम के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, जैसे कि रोम्बस, जैसे कि रेक्टेंगल, जैसे कि स्क्वायर एटसेट्रा। तो हम लोग एक एक करके बात करने जा रहे हैं फर्दर। फर्स्ट यू टॉक अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम in which what the all angles are right angle, चारों एंगल राइट एंगल होंगे। है तो पैरेललोग्राम, सामने वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, राइट, बट चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। चारों एंगल इक्वल होने की वजह से दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। ठीक है, दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, वो तो एनी पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट नेसेसरली एट राइट एंगल। डायगोनल के बीच एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया क्या होती है, इसको तो सबसे सिंपल है, बेस इंटू हाइट एरिया होती है, राइट। इसके बाद आते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या है जी? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स अनइक्वल, डायगोनल्स इक्वल होने जरूरी नहीं है, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं बट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट्स आर सप्लीमेंट्री। ये तो किसी भी पैरेललोग्राम में है ना, कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। बट स्पेशल बात क्या थी, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये है रोम्बस। लेट मी ड्रॉ बेटर फिगर। रोम्बस ड्रॉ करने के लिए बेस्ट तरीका जानते हो क्या होता है, कि दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दो ऐसे, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, और फिर इनको ज्वाइन कर दो, इनके वर्टिसेस को। ये एक रोम्बस। और रोम्बस और काइट में क्या फर्क है वो भी देख लो। काइट में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन बाइसेक्ट करें ये जरूरी नहीं, और काइट एक पैरेललोग्राम हो ये भी जरूरी नहीं। ये दिस इज काइट, ओके। तो अब बच गया क्या? हाँ जी, स्क्वायर। तो लास्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर पे आ जाओ। स्क्वायर क्या है? ये सबसे रेगुलर
जैसे क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है, पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन की बात हुई थी कि जब सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हो, सारी साइड्स इक्वल हो, तो जब सारे इंटरनल एंगल इक्वल हो मतलब सारे एंगल राइट एंगल हो, सारी साइड्स भी इक्वल हो जाए, मतलब एक रोम्बस जिसके इंटरनल एंगल भी चारों इक्वल हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जब, तो ये आपका जब भी पूरी जर्नी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल से पाला पड़ेगा तो यही 4-5 तरह के क्वाड्रिलेटरल आपके सामने प्रकट होंगे, तो उनके बारे में रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाँ क्या बोला? रोम्बस का एरिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का हाफ। रोम्बस का एरिया क्या होगा भाई? पैरेललोग्राम का बता दिया बेटा, तो किसी का एरिया मत पूछो प्लीज। जब मैंने पैरेललोग्राम का एरिया बता दिया, 3 फार्मूले बता दिए, तो सारे के सारे जो पैरेललोग्राम होंगे सबके लिए वो वर्क करेगा। तो रोम्बस के एरिया में अगर ये डायगोनल का लेंथ है d1 और d2, डायगोनल के बीच एंगल कितना होगा बेटा? 90। ये d1 है और ये d2 है, तो क्या बताया था मैंने? हाफ इंटू d1 इंटू d2 इंटू साइन 91, तो ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस। हाफ d1 d2 दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय हाफ। अच्छा डायगोनल कैसे निकालेंगे आप समझ ही रहे हो है ना, कि साइड की लेंथ इक्वल है तो ये लेंथ से और ये लेंथ से ये वाला डायगोनल निकल जाएगा, ऐसे ये लेंथ से ये लेंथ से डायगोनल निकल जाएगा। डायगोनल निकालने के लिए आपके पास कई सारे तरीके होंगे, नहीं तो डायगोनल कुछ ना कुछ दिया होगा तो निकल जाएगा। एनीवे दिस इज अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब क्वेश्चंस करिए, चलिए फटाफट जल्दी से। तो not we will just work out 4-5 problems फटाफट जल्दी से। I'll take 10 minutes and then we will close this call। जल्दी करिए, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन बोला गया prove that the distance of the point first with second is independent of alpha। सिंपल है, अगर A पॉइंट को मैं P बोलता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं Q बोलता हूं तो DPQ क्या होगा? P से Q की डिस्टेंस ये होगा अंडर रूट ऑफ XP माइनस XQ का स्क्वायर प्लस YP माइनस YQ का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा रूट ऑफ क्या आया? A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एंड देयरफॉर आंसर क्या आया मिस्टर साकेत? इसका आंसर क्या आया? गलत। मॉड। हाँ देखा, मैं ऑब्वियसली गेम में दिया हुआ है फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो पर्पसफुली डिस्कस कर रहा हूँ कि आप गलतियां कहाँ करते हैं। वो मॉड ए डिस्टेंस है जी, ए नहीं बोलना आप, ए कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस का आंसर आएगा ए इफ ए इज पॉजिटिव और माइनस ए इफ ए इज नेगेटिव। प्लीज टेक केयर। दूसरे पार्ट पे जाओ, क्विक जल्दी से आओ। सेकेंड क्वेश्चन बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दैट वेयर आर इज पॉजिटिव। क्विक जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? हर क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से बताओ। रूट ऑफ, अगर ये पॉइंट P ये पॉइंट Q है तो PQ फार्मूला डिस्टेंस फार्मूले से क्या आएगा? तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे, a कैंसिल हो जाएगा, तो r टाइम्स cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, r स्क्वायर भी आएगा, प्लस r स्क्वायर टाइम्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब जरा सिंप्लीफाई करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, फाइनल आंसर बताओ। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? r स्क्वायर कॉमन लोगे तो मॉड r हो जाएगा, r पॉजिटिव है तो बाद में उसको r लिख देना, बट रूट के अंदर और जो बच रहा है वो क्या बच रहा है जल्दी बताओ? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी आ रहा है,
एंड माइनस 2 टाइम्स और क्या आ रहा है जल्दी बोलो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. What do you get finally? Magnitude R is R because R is positive. ये 1 हो गया साहब, ये भी 1 हो गया साहब, तो 1 और 1 ये दोनों मिलके कितने हो गए 2. और ये क्या हो गया, ये व्हाट इज दिस, बोल नहीं रहे हो, 2 इंटू 1 माइनस क्या, cos अल्फा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. अब आगे भी सिंप्लीफिकेशन होगा कि नहीं, होगा सर. क्या होगा जल्दी बोलो, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज हाफ एंगल में जाएगा, यस सर. क्या आएगा 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर कि साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर सर माइनस साइन स्क्वायर होगा, माइनस है तो अल्फा साइन माइनस बीटा अपॉन 2. अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 हो गया, वेल डन. और ये वैल्यू फाइनली क्या आई, 2 टाइम्स आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2. यस सर. तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन. क्लियर है, सर क्या क्या एक बार बता दो सर, क्या क्या करना है इसमें. किसमें क्या क्या करना है, नहीं सर मतलब गेम्स. हाँ आपको इसमें गेम कर, अभी आपको गेम ही करनी है, गेम के साथ साथ मैं एडिशनल प्रॉब्लम कुछ कुछ दूंगा, अभी आपको गेम करनी है. और जब 2-3 गेम हो जाएगी तो उसके बाद इसका जो असाइनमेंट्स हैं या टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो करने हैं. गेम एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज करनी, मैं बताते जाऊंगा, डोंट वरी. आज के अगेंस्ट में मैं अभी थोड़ी देर में लिख दूंगा कि क्या क्या करना है. ओके सर. ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला का 2 एप्लीकेशन हो गया. अब ये चलो अभी अब आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करें. या ये 2 क्वेश्चन और कर दे, ये दोनों क्वेश्चन बता दो फिर खत्म करते हैं. सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कर लो, 3rd and 4th. थर्ड क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन कर लो, फिर यहीं पर क्लोज करते हैं आज के डिस्कशन को. T1 T2 के बारे में बोला गया इस इक्वेशन के रूट है. इससे क्या आपने इन्फरेंस लिया, अगर T1 T2 इस इक्वेशन के रूट है तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया, T1 प्लस T2 क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस 2√3 होगा. 2√3 होगा. और प्रोडक्ट ऑफ रूट T1 और T2 का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा. तो ये 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है उन्होंने. अब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस किसका, ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट B है तो उन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन AB, तो AB डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो क्या आएगा जल्दी बोलो, फार्मूला लगाओ. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो A तो कॉमन है, A टाइम्स T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर. यही आ रहा है. यस सर. अब सबसे पहले तो क्या कॉमन निकल सकता है ये बताओ, what is common you can take off from here, a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इसका फैक्टर कर दोगे तो T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1, तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है. तो अगर मैं अगले स्टेप में ऐसे लिखूं तो आई कैन राइट दिस एज a स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर. और फिर क्या, व्हाट इज लेफ्ट आउट अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां से क्या बचा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर. और यहां से क्या बचा बोलो, जल्दी बोलो. अरे a स्क्वायर निकल गया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर निकल गया, तो 4 ही तो बचा. हाँ या ना. यस.
अब हमें वैल्यू चाहिए इस पूरी डिस्टेंस की, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो बाहर आएगा, मॉड ए हो जाएगा, बट इसके अलावा ए पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर को मॉड ए, और फाइनली इसको मैं ए भी लिख दूंगा। लेकिन दिक्कत कुछ और है कि ये कैसे इवेल्युएट होगा, ये बताओ मुझे। T2 प्लस T1 क्या दिया हुआ, 2√3, 2√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12, 12 प्लस 4 16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 टाइम्स क्या, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे इवेल्युएट करें, कैन यू सजेस्ट मी how to get T2 minus T1 का होल स्क्वायर? Do you know some identity which connects T2 minus T1 with T2 plus T1? T2 minus T1 whole square can be written as T1 plus T2 whole square minus 4T1 T2. 4T1 T2 और ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें T1 plus T2 और T1 into T2 दोनों वैल्यूज पता है, and therefore your answer is A into 4 अंडर रूट के अंदर क्या है बोला, T1 plus T2 का होल स्क्वायर 12 आ गया, माइनस 8 आ गया, तो आंसर फाइनली क्या है बेटा, 8A आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो ऐसे ही क्वेश्चन 4 कर लेंगे। बोल रहे हैं प्रूव दिस पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो ऑब्वियसली आप क्या प्रूव करेंगे, आप ए बी फाइंड करेंगे। क्या आ रहा है ए बी, जल्दी बोलो, 25 प्लस 100, यस सर, मतलब है कि 5√5 5√5 आ रहा है। और इसी तरह से बी सी क्या आ रहा है, बी सी, बी से सी का डिस्टेंस 13 माइनस 8, 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस 15 का 225। ये 225 मतलब 250 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 250 मतलब 5√10, यस 5√10 हो गया। और AC का स्क्वायर, AC निकाल लो, वो कितना आ रहा है, AC A से C का डिस्टेंस 100, 13 125 प्लस 9 में 4 5 25, तो ये आ गया 5√5। एग्रीड, यस ये सबसे छोटा है दोनों साइड और ये सबसे बड़ी वाली साइड है। एग्रीड, तो आप यू कैन वेरी वेल सी दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 250, and that is equal to BC square, and therefore ABC is right angle। और कौन सा एंगल राइट एंगल है, एंगल एट एंगल, कौन सा एंगल राइट एंगल है, एंगल A is राइट एंगल। ठीक है जी, वैसे ये तो आइसोसेलेस भी है हाँ क्या बोल रहे हो, सर, ये तो आइसोसेलेस भी होता है। आइसोसेलेस किया था ना, आइसोसेलेस भी है नो डाउट, बट आइसोसेलेस के साथ राइट एंगल भी है, तो इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियरली स्पीकिंग, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एंड इसको वैसे फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि आप स्लोप निकाल लो, ए बी का स्लोप निकाल लो और AC का स्लोप निकाल लो, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, तो वहां से भी बोल सकते हैं कि राइट एंगल। तो ऑब्वियसली स्लोप मेथड विल बी मच फास्टर एंड मच क्विकर, इजियर, बट अभी हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो आज का हमारा फोकस था डिस्टेंस फार्मूले पर फोकस करना और ट्राइंगल्स का टाइप, कोलिनियरिटी की बात और क्वाड्रिलेटरल्स के वेरियस एस्पेक्ट को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करना। अब इसके बाद का डिस्कशन में हम लोग चलेंगे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस पर। मतलब आप ऐसा करेंगे कि इसका सारे क्वेश्चंस कर जाना किसके, गेम 1 के और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 के, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पर होंगे और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर होंगे, अभी उनको मत करना, ठीक है।
मैं सैटरडे को इस बार एक क्लास लूंगा आपकी। उस क्लास में मैं आपको थोड़ा, बेशक बहुत बड़ी नहीं, छोटी ही क्लास लूंगा, लेकिन एक क्लास लूंगा जिसके अंदर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करके अच्छे से समझाऊंगा, पोलर कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना, और ऑब्लिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा। वहीं पर आपको साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला और प्रोजेक्शन फार्मूला, ये 3 फार्मूले भी बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के। उतना करके तब वो क्वेश्चन करेंगे हम, और फिर हम तब स्लोप और इंटरनल डिवीजन, मतलब सेक्शन फार्मूला और स्लोप के एप्लीकेशन में जाएंगे। तो कोई बात नहीं, लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। बंद करें बेटा? यस सर। हाँ यस ठीक है, गुड।